नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास में हमारे भारत के अतीत के वैभव की, और उसमें हम हमारे जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन की हम बात कर रहे थे। और इसी के निमित्त हमारी जो पाठ्यपुस्तक है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप ऑनलाइन बोर्ड की साइट पर हमारी जो बुक्स है उसको डाउनलोड कर लें, और ये टॉपिक सुनने से पहले आप थोड़ा बुक्स में ज़रूर देख लें, ताकि आपको पता लगे कि किस किस तरह का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और वो बुक्स में कहाँ पर है। तो आज अपन किताब में, जो अपनी किताब में दे रखा है उसमें बात करेंगे पेज संख्या 5, 6, 7 की। और वहाँ जो है पुरातात्विक स्रोतों में है, हम पढ़ रहे थे कल, जैसा कि अभिलेख स्रोत की परिभाषा और अशोककालीन अभिलेखों की हम बात कर रहे थे। तो अभिलेख स्रोत, और अभिलेख स्रोत के बाद नवगति यानी भारत की जो नौ शक्ति है, नौसेना शक्ति है, वो भी एक टॉपिक है। और उसके बाद है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। सबसे पहले अपन देखते हैं, हमने कल अध्ययन किया था अशोककालीन अभिलेखों की 4 लिपियां हैं, ब्रह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, यूनानी। अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। यहाँ पर भारत के अंदर अधिकतर जो अशोक के अभिलेख है वो ब्रह्मी लिपि में है। कुछ अभिलेख अशोक के खरोष्ठी और इस ब्रह्मी दोनों में संयुक्त लिपि में भी है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था टिफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली में, जो फिरोज शाह कोटला जो मैदान है वहाँ दिल्ली टोपरा का एक स्थल है, उसको खोजा था, वो हमने कल पढ़ा था। और उसके बाद फिर जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा, पियदस्सी नाम का एक शब्द पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं अशोककालीन अभिलेखों का जो वर्गीकरण है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। यदि हम वर्गीकरण को देखें तो सबसे पहले आता है महाशिलालेख, उसके बाद आएगा स्तंभ लेख, उसके बाद आएगा लघु शिलालेख, उसके बाद आएगा गुहालेख, यानी गुफाओं में कुछ इस तरह के चित्रांकन और लिखने का कार्य मिला, उसे हम गुहालेख के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें अशोककालीन अभिलेखों के महाशिलालेखों की बात करें तो ध्यान रहे, विशेष करके महाशिलालेख 8 स्थानों पर मिले, और 8 स्थानों पर मिले और उनमें 14 लेख लिखे गए, 14 लेख लिखे गए। एक बात यह विशेष बता रहा हूं, ध्यान दें, 14 लेख कैसे लिखे गए। अब मान लीजिए एक स्थान पर एक पट्टिका है और उस पट्टिका पर लेख लिखे गए, मान लीजिए 14 लाइनें लिखी गई है, ऐसे ही 14 लाइनें लिखी गई है। और फिर वही वो लाइनें दूसरे पर लिखी गई है, दूसरे स्थान पर लिखी गई है। ऐसे जो 8 स्थान है उन 8 स्थानों पर वही समान बातें लिखी गई है, इसलिए हम इसको 14 लेख मानते हैं। तो ये ध्यान दें, 14 लेख अलग अलग नहीं है, 14 लेख एक ही है, यानी जो एक स्थान पर लिखे गए हैं वही लेख जो है दूसरे स्थानों पर भी लिखे गए हैं। देखते हैं, देखिए, धौली, सोपारा, एरगुडी, मानसेरा, शाहबाद गड्डी, गिरनार, जोगढ़, कालसी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 स्थान है। धौली उड़ीसा में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, एरकुडी आंध्र प्रदेश में है, मानसेहरा
हजारा पाकिस्तान में है, शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, गिरनार गुजरात में है, जोगढ़ उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है। ये 8 स्थान हैं जहां पर अशोक काल के 14 लेख लिखे गए हैं। इन 8 स्थानों पर इनमें से जो धौली और जोगढ़ है, धौली और जोगढ़, उसमें लेख संख्या 11, 12, 13 इन तीनों को हटा दिया गया है, दोनों में हटाया है। इन तीनों को हटा करके उसके स्थान पर पृथक, उसके स्थान पर पृथक प्रथम कलिंग प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति ये लिखवाएगा, ये बाद में लिखवाएगा। पृथक प्रथम कलिंग प्रज्ञप्ति और पृथक द्वितीय कलिंग प्रज्ञप्ति, 2 प्रज्ञप्तियां हैं जो 11, 12, 13 के स्थान पे लिखी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धौली और जोगढ़ में जो कुल लेख है वो यहाँ पर 12 लेख हैं, ये 13 लेख हैं, 2 कम हो गए, 2 कम, दोनों को एक कर दिया, 2 कम हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे कुल 12 लेख हैं वो यहाँ पे हैं, बाकी सब जगह जो है 14 लेख जो है इस तरह से लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे को क्यों याद करना है। हमारे को इसलिए याद करना है क्योंकि जो स्थान भरने आते हैं बोर्ड में, जो मानचित्र आता है उसमें से ये स्थान दिए जा सकते हैं। इनमें से मानसेरा और शाहबाज गढ़ी जो है वो द्विभाषी है, द्विभाषी द्विलिपि है, यानी यहाँ पर ब्रह्मी लिपि भी है और खरोष्टी भी है। खरोष्टी दोनों लिपियों में है। एक और है शाह एक कुना का अभिलेख, शाह एक कुना का अभिलेख, वो आरमाइक में है, आरमाइक लिपि में लिखा गया है। अब बात करते हैं कि इन 14 लेखों में है क्या, हमारी परीक्षा की दृष्टि से इन 14 लेखों में क्या महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें कि 14 लेखों में क्या महत्वपूर्ण है तो लेख संख्या की बात करते हैं। तो लेख संख्या 1 को हम देखते हैं तो इसमें पशु बलि निषेध किया गया है, पशु बलि निषेध, पशु बलि निषेध किया गया है, पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेख नंबर 2 में मानव और पशु, मानव और पशु की चिकित्सा, चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। लेख संख्या 3 और 4 धम्म संबंधित है, यानी धम्म की व्याख्या से संबंधित है, व्याख्या। लेख नंबर 5 धम्म का पालन करवाने वाले जो अधिकारी जिन्हें हम धम्म महामार कहते हैं, धम्म महामार, इनकी नियुक्ति की गई थी, वो इसमें लेख में की गई है। लेख नंबर 6 में जो सूचनाएं लाने वाले प्रतिवेदक है उनका उल्लेख किया गया है। लेख संख्या 7 से लेकर के 11 तक जो है वो धम्म की यात्राएं, धम्म के सिद्धांत, धम्म नीति, नीति, यात्रा, सिद्धांत, दान आदि का उल्लेख है। 12 में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता का उल्लेख है। 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, कलिंग युद्ध का उल्लेख है। और 14 में धम्म नीति, जो धम्म नीति है उसके आदेशों की पालन की सलाह जो है वो दी गई। अब देखिए हमारा सवाल कहाँ से आ सकता है, सवाल अभिलेख में पूछ सकते हैं कि आप अशोक के अभिलेखों के बारे में क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तब तो हमारा जो कल लिखा था वो और आज वाला ये अभिलेखों के नाम और इस तरह से होगा। और फिर अलग से सवाल पूछ सकते हैं, ये हमारे महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम में, धम्मामार की नियुक्ति है वो कौन से लेख में है, 5वें लेख में है। प्रतिवेदक की नियुक्ति कौन से में है, 6ठे में है। कलिंग युद्ध का उल्लेख किसमें है, 13वें में है। तो इस तरह के ये जो उल्लेख किए गए हैं वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है। तो ये अशोक के महाशिलालेख। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक काल के स्तंभ लेखों की। देखिए महाशिलालेख का मतलब है
बड़ी शिला पर उत्कीर्ण किया गया इन 8 स्थानों पर, और 8 स्थानों पर जो लेख उत्कीर्ण किए गए वो 14 लेख उत्कीर्ण किए गए, और 14 लेखों में जो लिखा गया विवरण है वो 14 लेखों में एक जैसा समान है, अलग अलग नहीं है। यानी जो 14 लाइन एक स्थान की है वो 8वां स्थानों की वही है। उसके बाद हम बात करते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब ये होता है कि एक सीधा सपाट बलुआ पत्थर जो है वो इस तरह से खड़ा किया जाता है, बिल्कुल चिकना पत्थर, और इसके ऊपर एक कमल पत्थर का बना के लगाया जाता है, जिसको उत्पल कमल या अवानुमुखी कमल या उल्टा कमल कहते हैं। अवानुमुखी कमल, अवानुमुखी कमल होता है इसके ऊपर उल्टा, और इसके ऊपर चौकी होती है, ये धातु मंजिष्ठा भी कहते हैं इसको, ये धातु की भी बनी होती है, अधिकतर ये धातु की होती हैं। इस पर पशु और पक्षियों की आकृति होती है, पशु पक्षी के चित्र होते हैं, आकृति में चित्र होते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 4 सिंह की आकृति बनाई जाती है, इसके ऊपर 4 सिंह हैं, कहीं कहीं पर भी सिंह हैं। जैसे अपन देखते हैं संकीसा, संकीसा एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसके ऊपर हाथी की आकृति है, हाथी है। रामपुरवा, रामपुरवा एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसके ऊपर बैल की आकृति है। बाकी सांची, सारनाथ वगैरह जो भी हम देखेंगे उसके ऊपर सिंह की आकृतियां होगी। तो इस तरह का जो है वो एक स्तंभ लेख है, इसको स्तंभ लेख। अब इसके ऊपर लिखा जाता है, इसको स्तंभ लेख कहते हैं। तो देखिए स्तंभ लेख कौन कौन से हैं। स्तंभ लेख 7 है, कुल 7 लेख है, और वो स्थान है 6 स्थान। 6 स्थानों पर 7 लेख लिखे गए हैं। विशेष बात यह है कि ये स्तंभ लेख है, उनके 6 स्थान है, और 6 स्थानों पर 7 लेख जो है लिखे गए। अब अपन देखते हैं 6 स्थान कौन से हैं। नंबर 1 दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। नंबर 2 दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। नंबर 3 लोरिया, लोरिया हरिरास, हरिरास। नंबर 4 लोरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़। नंबर 5 रामपुरवा, रामपुरवा। और नंबर 6 प्रयाग स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख भी दिल्ली में, फिरोज तुगलक दिल्ली ले आए। तो जो दिल्ली टोपरा है इस पर 7 लेख है, बाकी सब पर 6 लेख है, यानी बाकी सब में एक एक लेख गायब हो गया, खंडित हो गया है। लोरिया हरिरास बिहार में है, चंपारण बिहार में। लोरिया नंदनगढ़ भी बिहार के अंदर है, रामपुरवा भी बिहार के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर वर्षभ है, बैल है, वर्षभ की आकृति है। और प्रयाग इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में स्थित है। तो इस तरह से ये जो है अशोक काल के स्तंभ लेख माने गए हैं। लघु शिलालेख की हम बात करते हैं तो आता है उदयगोलम, निटोर, निटोर, मास्की, गुर्जर, सांची, सारनाथ, भरूच। ये इस तरह से जो है वो लघु शिलालेख है। अब हम बात करें उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा। इसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, ये नाम वाले हैं। यदि हम सांची की बात करें, सारनाथ की बात करें, सारनाथ हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है, अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय स्तंभ सारनाथ है। और भाबरू की बात करें, भाबरू शिलालेख विराटनगर जयपुर में है, जिसमें अशोक के बोध होने की हमारे को जानकारी मिलती है। तो ये सारे हमारे साक्ष्य हैं जो अभिलेख साक्ष्य माने जाते हैं, और वो अशोककालीन अभिलेख साक्ष्य है वो माने जाते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें इनकी अपने को याद रखनी है। कम से कम ये तो याद रख सकते हैं कि 7 लेख है 6 स्थानों पर, जिसमें दिल्ली टोपरा में 7 लेख लिखे गए हैं। उसके बाद रामपुरवा को याद रखना है, उसके बाद प्रयाग को याद रखना है, उसके बाद अशोक के नाम वाले लघु शिलालेख है उनको याद रखना है। तो इस तरह से हम अशोककालीन अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अशोककालीन अभिलेखों के बाद
कुछ अभिलेख और भी है जो हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से और साक्ष्य की दृष्टि से भी। जैसे अपन बात करें प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। इसके लेखक हरिसेन, संधि विग्राट महात्य जो समुद्रगुप्त के थे, समुद्रगुप्त के, इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है, विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। यह गिरनार पहाड़ी पर है, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी पर गुजरात में सुदर्शन झील के किनारे हैं, सुदर्शन झील के किनारे जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो तीन बार, यानी प्रथम बार चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख करता है। उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने इस झील का निर्माण करवाया, ऐसा ये अभिलेख बताता है। दूसरी बार अशोक के समय तुसास्प, अशोक का राज्यपाल था, अशोक के काल का, यहाँ पर गुजरात में इसने इसकी मरम्मत करवाई, टूट गया था। उसके बाद में सुविशाख, सुविशाख ये रुद्रदामन, शक शासक शक रुद्रदामन के समय उल्लेख आता है कि इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया, या जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो किसने लिखवाया। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह अभिलेख है, तो विशेष तौर पर ये ध्यान रहे, जूनागढ़ का अभिलेख। इसके बाद है ऐहोल का अभिलेख, ऐहोल का अभिलेख ये रवि कीर्ति ने लिखा। ऐहोल का जो अभिलेख है वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया, और रवि कीर्ति पुलकेशियन, पुलकेशियन द्वितीय के समय था। ऐहोल के अभिलेख में महाभारत का उल्लेख मिलता है। उस अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिस पर रामायण और महाभारत की कुछ बातें उल्लेखित है, यानी महाभारत का उल्लेख ऐहोल के अभिलेख में मिलता है। उसके बाद है मंदसौर का अभिलेख, मध्य प्रदेश में मंदसौर का अभिलेख वत्स भट्टी का है, ये वत्स भट्टी का। इस अभिलेख में विशेष करके जो बुनकर जातियां हैं, तंतुवाय जिसको कहते हैं, यानी जो रेशम का उद्योग है, जो व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय है, उसके संबंधित उल्लेख जो है मंदसौर के अभिलेख में मिलता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे ये अभिलेख महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ेंगे जब उनके राजवंशों में पढ़ेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। जूनागढ़ का अभिलेख सुदर्शन झील के किनारे हैं, और जूनागढ़ के अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक के राज्यपाल तुसास्प ने इसकी मरम्मत करवाई, और ये उसके बाद शक शासक रुद्रदामन के राज्यपाल सुविशाख के समय इसका पुनर्निर्माण हुआ, और ये संस्कृत में एक लेख लिखवाया गया, और यहाँ पर एक विष्णु का मंदिर भी बनवाया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। संस्कृत साहित्य का ये पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद ऐहोल का अभिलेख रवि कीर्ति का है, पुलकेशियन द्वितीय का है, महाभारत का उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद मंदसौर का वत्स भट्टी का अभिलेख है जिसमें व्यवसाय की जानकारी मिलती है, बुनकर रेशम व्यवसाय की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अभिलेखों में लास्ट बिंदु है गुआलेख। गुआलेख की हम बात करते हैं। गुआलेख का मतलब है गुफाओं में लिखा गया। यहाँ पर जो दो गुआलेख है उनका हम उल्लेख करेंगे। एक है बारबरा की गुआलेख, बारबरा के गुआलेख। बारबरा जो है वो बिहार के अंदर है, बारबरा जो है वो बिहार में है, और ये जो गुफाएं बनवाई ये अशोक के काल की है, अशोक के काल की गुफाएं। इन गुफाओं के नाम आते हैं विश्व झोंपड़ी की गुफा, विश्व झोंपड़ी की गुफा, सुदामा, सुदामा की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, इस तरह की कर्ण चोपड़ा की गुफा, कर्ण चोपड़ा की गुफा,
इस तरह की गुफाओं के नाम जो आते हैं वो बारबरा की गुफाएं हैं। बारबरा बिहार के अंदर है, बारबरा की गुफाएं। उसके बाद है नागार्जुन की गुफाएं। नागार्जुन की गुफाएं ये दशरथ काल की गुफाएं हैं, दशरथ काल की गुफाएं। और इसमें प्रमुख गुफा है वापी की गुफा। तो ये इस तरह के गुहालेख भी दो मिलते हैं अशोक काल में। इस तरह के जो अभिलेख लिखवाए गए उसमें गुहालेख भी प्रमुख थे। उसके बाद अपन बात करते हैं, हमारा दूसरा बिंदु है भारत में नवगति। भारत में नौ सेना शक्ति का विकास प्राचीन काल में किस तरह से हुआ उसका हम अध्ययन करते हैं। भारत में यदि नवगति नौसेना के व्यापार की बात करते हैं तो सबसे पहले ये शब्द बना नव। यह संस्कृत शब्द था, संस्कृत शब्द था नव। उसके बाद फारसी शब्द आया नाव, फारसी। और अंग्रेजी में नेविगेशन आया, नेविगेशन। यानी हम नौसेना की बात करें तो ये नौसेना शक्ति जो है भारत में प्राचीन काल से थी। कहां पे थी, किस तरह से थी, उसको हम देखते हैं। हमारे अखंड भारत के मानचित्र को जब हम देखते हैं तो यहाँ देखिए उल्लेखित मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले गुजरात में जो लोथल बंदरगाह है, लोथल एक डाकयार्ड था, डाकयार्ड बंदरगाह था लोथल, जहां सबसे पहले हड़प्पा काल में नौसैनिक शक्ति के जलीय व्यापार का उल्लेख मिलता है, हड़प्पा का। और धोलावीरा में भी जल संग्रहण केंद्र धोलावीरा में बनाया गया, यानी जलीय जहाज ठहरने का जो स्थल है वो इस तरह से लोथल और धोलावीरा। उसके बाद भृगु कच्छ, भृगु कच्छ जो है, भृगु कच्छ प्राचीन व्यापार का केंद्र रहा भृगु कच्छ। भृगु कच्छ के बाद हम बात करें सोपारा महाराष्ट्र, सोपारा महाराष्ट्र। उसके बाद कल्याण, कल्याण का बंदरगाह प्रसिद्ध जलीय व्यापार बंदरगाह था। उसके बाद हम बात करें प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, ये थोड़ा महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठान बंदरगाह है। उसके बाद हम बात करें अरिकामेडू, अरिकामेडू। उसके बाद यदि हम पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पे आएगा ताम्रलिपि, बंगाल में ताम्रलिपि, ताम्रलिपि के बाद आएगा पुरी, पुरी के बाद आएगा कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क के बाद आएगा मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम के बाद आएगा चोल, चोल। इधर ये सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप। और इधर यहाँ मलेशिया में, मलेशिया में तकोल बंदरगाह है, तकोल बंदरगाह। यहाँ पर अरब सागर जो है इसका नाम रत्नाकर सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इसका नाम महोदधी, महोदधी सागर है। अब ये जो व्यापार होता था इसका उल्लेख कहाँ का मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है हड़प्पा और मेसोपोटामिया की जो मोहरे हैं, इन मोहरों पर इस तरह के व्यापार का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में 9 प्रकार के जलीय दल का उल्लेख किया है, वहां उल्लेख मिलता है। उसके अलावा भोज की एक रचना है, धंग के राजा भोज है, उसकी रचना है, उसका नाम है युक्ति कल्पत्रु, कल्पत्रु, युक्ति कल्पत्रु। ये जो नेविगेशन है, ये जो नौसेना है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस नौसेना का जो संचालक है, संचालन करने वाला है, संचालक को महासार्थ कहा गया। और जो पतवार है, नाव है पतवार, उसका जो मुखिया है उसे नियामक कहा गया।
और इनके ऊपर जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो उच्चाधिकारी है, इनके नौसेना प्रमुख है, उसका नाम है दत्त रश्मि ग्राहक। दत्त रश्मि ग्राहक। अब हम बात करते हैं वापस एक एक चीज की। सबसे पहले भारतीय नौसेना, जिसको संस्कृत के नव शब्द से बना, फारसी में नाव बना, इंग्लिश में इसे नेविगेशन कहा गया। यदि हम भारतीय नौसेना के विवरण को देखते हैं तो प्राचीन काल में, हड़प्पा काल और मेसोपोटामिया के काल में मुहरों पर इनका चित्रांकन, नावों का चित्रांकन किया गया है। इसे पता चलता है कि हमारी जो नौसैनिक शक्ति है वो अति प्राचीन काल से थी। उसके बाद हम देखते हैं इसका उल्लेख मेगिस्नीस की इंडिका में 9 प्रकार के दलों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद भोज की रचना जो है युक्ति कल्पत्रु, उसमें भारतीय नौसेना का उल्लेख मिलता है। इस नौसेना के संचालित करने वाले जो प्रमुख अधिकारी है, उसमें जो मुख्य संचालक है, संचालक को महासार्थ कहा गया। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, और भी कई नाम हैं, लेकिन हमारी किताब में जो दे रखे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो संचालक महासार्थ है। नाव को चलाने वाले जो पतवार है उसको नियामक कहा गया है, और उच्चाधिकारी को दत्त रश्मि ग्राहक के नाम से जाना गया है। यदि हम हमारे प्राचीन नौसेना शक्ति के बंदरगाहों को देखें तो यहाँ 2 प्रकार का वर्गीकरण है। एक है पश्चिमी तट के बंदरगाह, और दूसरे हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। ये भी बुक्स में है, ध्यान रखना। पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह। जब हम पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करते हैं तो यहाँ पर गुजरात के अंदर लोथल का बंदरगाह, उसके बाद धोलावीरा, उसके बाद भरगू कच्छ यानी भड़ौस का बंदरगाह, एक यहाँ और मालवण बंदरगाह भी है, मालवण। उसके बाद सोपारा महाराष्ट्र का बंदरगाह, उसके बाद कल्याण का बंदरगाह, उसके बाद प्रतिष्ठान पैठन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह, उसके बाद अरिका मेडू का उल्लेख मिलता है। एक यूरोपीय व्यापार की बुक्स है जिसका नाम है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसे हम लाल सागर की समुद्री यात्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी तट में बंगाल में सबसे प्रमुख व्यापार का बंदरगाह है ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। उसके बाद हम आगे देखते हैं पुरी बंदरगाह है। उसके बाद कोणार्क बंदरगाह, उसके बाद मछलीपट्टनम बंदरगाह, उसके बाद चोल बंदरगाह, और इनका जो प्रवेश द्वार है आगे मलेशिया के अंदर एक बंदरगाह है, उसका नाम है तकोल बंदर या तकोल बंदरगाह। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर व्यापार में उल्लेख किया गया है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का उल्लेख महोदधि सागर के रूप में किया गया है, महोदधि सागर के रूप में। और जो अरब सागर है उसका उल्लेख रत्नाकर सागर के रूप में किया गया है, और जो हिंद महासागर है उसको सिंधु सागर के रूप में उल्लेखित किया गया है। इस तरह से भारत की ये नौसैनिक शक्ति या नवगति, या इसको हम नौसेना विवरण के नाम से जानते हैं। इस तरह का सवाल परीक्षा में आ सकता है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में बुक्स में दे रखा है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा तीसरा बिंदु है आज की क्लास में, वो है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। ये भी एक सवाल है, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार की हम बात करते हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति के प्रसार की जब हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में किस प्रकार प्रचार हुआ, प्रसार, हम देखते हैं इसको मानचित्र के माध्यम से हम इसको देखते हैं। देखिए, ये इसको अपन कहते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, जो इधर बिंदु लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में किस तरह से प्रसार हुआ। और इधर है पूर्वोत्तर, ये पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर, और ये है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। यहां पर देखिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा,
कंबोडिया, बाली, ये क्षेत्र पड़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा ब्रह्मा, चीन, इंडो चाइना या हिंद चीन हम कहते हैं, हिंद चीन का क्षेत्र आ जाएगा। तिब्बत का क्षेत्र आ जाएगा, तिब्बत का क्षेत्र, श्याम देश आ जाएगा, थाईलैंड जिसको अपन कहते हैं श्याम देश। इधर यदि हम पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आएगा खोतांग, खोतांग के बाद आएगा कुची, कुची के बाद आएगा कासगढ़, कासगढ़ के बाद आएगा तूफान, ये क्षेत्र आते हैं। और इधर ये सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप माने श्रीलंका है। और ये जो भारत का मानचित्र है इसको हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं, इसे हम आर्यावर्त कहते हैं। अब देखिए कैसे कैसे हमारी भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं खोतान के अंदर हमारे देश से भारतीय संस्कृति का जो प्रचार हुआ उसके साक्ष्य हमारे को मिलते हैं फायान के विवरण से कि यहाँ पर अशोक के पुत्र कुणाल का राज्य था। खोतान के अंदर स्थापित होने वाला पहला हिंदू राज्य था, कुणाल के अंदर स्थापित किया, कुणाल के द्वारा स्थापित किया खोतान के अंदर। और यहाँ पर एक विहार बना, उस विहार का नाम है गोमती विहार। जान रहे हैं, हम बात कर चुके हैं कि चीनी यात्री फायान जब भारत आया था तो आते हुए गोमती विहार में बौद्ध धर्म का इसने अध्ययन किया था। तो ये गोमती विहार का उल्लेख इसमें मिलता है। फायान के विवरण में ये भी मिलता है कि यहाँ हर घर में एक बौद्ध पैगोडा, बौद्ध पैगोडा बना हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कुची की। कुमार नारायण, कुमार नारायण पहला व्यक्ति था जो भारत से गया, कुमार नारायण, और कुची के अंदर हिंदू राज्य स्थापित किया। तो इस तरह के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हम देखते हैं तो भारतीय संस्कृति के प्रचार के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं चीन में, तो चीन में कश्यप मातंग, कश्यप मातंग और धर्मरत्न, धर्मरत्न दो बौद्ध भिक्षु है, वो भारत से चीन गए और चीन में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। इसका श्रेय हमारे को ये मिलता है कि चीन की जो महान दीवार है, चीन की महान जो दीवार है उस पर आज भी संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है कि हे ईश्वर यवनों से हमारी रक्षा करें। ये जो संस्कृत भाषा वो चीन की तरफ लिखा गया, तो संस्कृत भाषा जो है हमारे देश से चीन में गई, यानी कश्यप मातंग और धर्मरत्न ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जो हमारे यहाँ से गए। उसके बाद हम बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत को त्रिविष्टम कहा गया, त्रिविष्टम कहा गया, त्रिविष्टम। और तिब्बत में तिब्बत के एक भिक्षु थे थॉनमी संगोट। ये थॉनमी संगोट हमारे यहाँ पे आए, नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और पाणिनि की अष्टाध्यायी को पढ़ा, संस्कृत सीखा। उसके बाद यहाँ से वापस गए और वहां जाकर के तिब्बत साहित्य का जो विकास है वो इन्होंने किया। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में हम देखते हैं तो यहाँ पर ऋषि कोडिन ने, ऋषि का नाम है कोडिन ने, जो कंबोडिया गए और कंबोडिया में हिंदू संस्कृति की स्थापना की और कंबोडिया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर, ये विष्णु मंदिर जिसे अंगकोर वाट का मंदिर कहते हैं, अंगकोर वाट का मंदिर। फिर इसको सही रूप देने का श्रेय जो है वह है खमेर वंश को। खमेर वंश के राजा थे सूर्यवर्मा सेकंड, सूर्यवर्मा सेकंड, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस विष्णु मंदिर का सही स्वरूप दिया, इसे अच्छे स्वरूप में बनाया। उसके बाद हम बात करते हैं जावा में। तो जावा में अनिरुद्ध ने जावा के अंदर बोरोबुदुर के मंदिर बनाए, बोरोबुदुर के मंदिर। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, परीक्षा में पूछा जाता है कंबोडिया में कौन सा मंदिर बनाए, अंगकोर वाट का मंदिर किसने बनाया, सूर्यवर्मा सेकंड ने।
उसके बाद जावा में किसका मंदिर है, बोरोबुदुर का मंदिर है। ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का इन इन क्षेत्रों में प्रसार हुआ। भारतीय संस्कृति के प्रसार के संबंध में कुछ विद्वान जो पाश्चात्य विद्वान माने जाते हैं, पाश्चात्य विद्वान वो अपनी राय देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैक्स मूलर की हम बात करें, इतिहासकार हम मयूल की बात करें, इतिहासकार हम अल्कॉट की बात करें, अल्कॉट, वाल्टेयर की बात करें, वाल्टेयर, तो इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति के बारे में विशेष बातें कही। मैक्स मूलर ये कहते हैं कि यदि भारतीय संस्कृति की बौद्धिकता को यानी बुद्धिशीलता या बौद्धिकता को, तर्क शक्ति को यदि देखना चाहते हैं तो वह हमें भारतीय दर्शन में मिलेगी, भारतीय संस्कृति में मिलेगी। वाल्टेयर ये कहते हैं कि पाश्चात्य देशों को यदि हम, हमारे पाश्चात्य देशों को यदि ऋग्वेद की एक प्रति भी मिल जाए तो उस प्रति को पढ़ करके भी हम भारत के प्रति या पूर्व के प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। वाल्टेयर ये कहते हैं, म्यूल और अल्कॉट कहते हैं कि अल्कॉट कहते हैं कि मानव संस्कृति, मानव की जो संस्कृति है उसका जो विकास है वो निश्चित तौर पर भारत में हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहासकार म्यूल कहते हैं कि भारत की जो भौगोलिक सौंदर्यता है, जो भौगोलिक सुंदरता है, उस भौगोलिक सुंदरता को देखते हैं तो दुनिया में ऐसी कहीं सुंदरता नहीं है। यानी इस तरह की भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं का उल्लेख करने वाले कुछ पाश्चात्य विद्वान भी है, जिसमें सर्वानवेली, मैक्स मूलर, म्यूल, अल्कॉट और वाल्टेयर। तो इस तरह से हम भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार से संबंधित अध्ययन जो है वो करते हैं। आगे की बात कल करेंगे। धन्यवाद।